हेलो, वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। मैं सचिन रानी आज एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं कि टर्म 2 की स्ट्रेटजी हम लोग कैसे बनाएं ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। टर्म 1 हमारा खत्म हो चुका है। यदि आपका टर्म 1 काफी अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि खराब गया है तो भी कोई बात नहीं। उन चीज को जो भी हम लोगों ने गलतियां किया उस चीज से हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है। हमारे पास साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है। मैं क्लास 10th की यदि बात करूं तो टोटल हमारे साइंस में 6 चैप्टर्स है, मैथ्स में 7 है, एसएसटी में 8 10 है और इंग्लिश में 11 है और हिंदी और कंप्यूटर ये क्या है, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें हमारे मान लेते हैं कि 8 है, तो टोटल मिला के हमारे 42 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में से मिला के हमारे 42 चैप्टर्स हो रहे हैं। और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम 2.5 महीने। 2.5 महीने कैसे टाइम है, देखिए जैसा कि टर्म 1 में बताया गया था कि हमारा एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होना है, तो नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्टिंग में हमारा एग्जाम हुआ था। तो उसी हिसाब से यदि हम लोग चले तो टर्म 2 एग्जाम हम लोगों का मार्च और अप्रैल में बताया गया है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा एग्जाम मार्च के एंड में होगा या तो फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग के पास 2.5 महीने, वैसे देखा जाए तो 3 महीने से ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे 2.5 महीने में ही कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम लोग बाकी के जो हमारे पास 15 से 20 दिन बचेंगे उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिविजन कर लें, ठीक है ना। क्या करें, रिविजन करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग रिविजन करेंगे उतना ज्यादा हमारे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी कि जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब क्या, रिवीजन में हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो हमारे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2.5 महीने हैं और हमारे पास 42 चैप्टर्स है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग क्या करो, आप अपने जो हमारे पास 2.5 महीने है, 2.5 महीने बोला जाए तो हमारे पास टोटल 30 60 और 15 75 दिन, टोटल 75 डेज है। 75 डेज का आप लोग क्या करो, एक चार्ट बना लो। किस तरीके से बनाओ, देखो जैसे कि डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से करके 2.5 महीने का आप लोग एक चार्ट बना लो, ठीक है। अब क्या करो, आप लोग टाइम स्लॉट निकालो पढ़ने का, स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 आप लोग जितना निकाल सकते हो, जितना इंटरवल में आपको पढ़ना है। मान लेते हैं कि आपको कोचिंग्स भी जाने हैं, ठीक है, उसके बाद आपको स्कूल भी जाना है, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी, यानी कि ये जो टाइम स्लॉट है ये आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का होना चाहिए, ना कि कोचिंग का, ना कि स्कूल का, ठीक है ना। ये आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होना चाहिए। उसमें आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन करना आपको क्या है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 निकाल लो, उसमें टाइम ड्यूरेशन मान लो। जैसे मान लो कि यदि आप लोग 2 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 2 घंटे का टाइम स्लॉट 2 घंटे का कर लो, 3 घंटे पढ़ना चाहते हो तो 3 घंटे का कर लो। यदि आप लोग कम से कम एक दिन में मिनिमम कम से कम 5 घंटे दो तो 5 घंटे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट 1 में 2.5 घंटे और स्लॉट 2 में 2.5 घंटे, ठीक है। अब क्या करो, डे 1 में इसमें हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है, 42 चैप्टर्स है। 42 चैप्टर्स में से क्या करो, आप डे 1 में मान लो कि आप साइंस का एक चैप्टर उठा लिए, ठीक है ना। उसके बाद स्लॉट 2 में क्या करो, साइंस का एक चैप्टर मत उठाओ, हो सके तो किसी और एक मैथ्स का एक चैप्टर उठा लो, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी रेगुलर बेसिस पे चलने हैं। आपको जिस डे पे जौन सा सब्जेक्ट पढ़ने का मन कर रहा है वही सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि यदि आप जिस दिन में आपको किसी और सब्जेक्ट का पढ़ने का मन कर रहा है, यदि कोई और सब्जेक्ट यदि आप पढ़ोगे तो उस पर आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिस डे पे आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन हो वो सब्जेक्ट पढ़ो, उस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको साइंस का यदि मैं फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूं तो एक ही दिन में मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास 75 डेज है और चैप्टर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 42 है। तो मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूं कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारे पास 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं। छोटा छोटा चैप्टर है, बड़ा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा। इसी तरीके से करते चले जाओ। इसी तरीके से करते चले जाने के बाद जैसे देखना कि आप और एक टेबल बनाओ। उस टेबल में क्या देखो, उस टेबल में आपको क्या करना है कि जैसे कि साइंस है, साइंस के बाद क्या होगा, आपके 6 चैप्टर है तो 1 2 3 4 5 6 लिखो। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे ना, उसको क्या करो, काटते जाओ। जैसे चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट का बना लो। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपके यदि ये नंबर्स कटते चले जाएंगे तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने इतने टाइम पे इतना सारा चैप्टर कर लिया है, अब मेरे पास बस इतने सारे चैप्टर बच गए हैं जो कि मुझे इस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में करना है। इससे आपको क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ने का प्लान बना लिया। अब आपको पढ़ने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। कोशिश करो कि अपना नोट्स खुद से बनाओ, कहीं और चीज से या किसी वेबसाइट पे अवेलेबल है नोट्स, लेकिन कोशिश करो कि अपना नोट्स आप खुद से बनाओ। खुद से बनाने से नोट्स क्या होगा कि सारे चैप्टर, पूरे का पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे, एक तो वो आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद नोट्स में क्या होगा, उसके बाद आप लोग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप लोग नोट्स से पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे साइट पे अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इनफैक्ट आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने भी नोट्स बना के रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स मेरे पास पूरा तैयार है। उस नोट्स में आपको यदि पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग बुक पढ़ो। हमारे पास अभी टाइम है, मैं कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के साइंस के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स बनाओ, चैप्टर पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस है, यानी कि साइंस की मैं यदि बात करूं तो यदि मैं अभी चैप्टर लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। उसके साथ साथ उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लो। आप ये तीनों कर सकते हो, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पलर। यदि आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ दिन के बाद आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से सॉल्व कर लो। यदि आपके पास अवेलेबल है तो सॉल्व कर लो, ठीक है। ये बात हो गया। इससे क्या होगा कि आपको उस चैप्टर में पूरा अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगा। एक तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लो कि आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा, और आप लोग क्वेश्चंस लगाने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पढ़ना है। अब आपको पढ़ने का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि टर्म 1 जो है हमारा वो एमसीक्यू बेस्ड था, ठीक है। लेकिन टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे कि भैया आप तो, हम लोगों को जैसे पहले पता है कि टर्म 2 सब्जेक्टिव होना है, लेकिन आप लोगों ने जो सर्कुलर आया था उसको अच्छे से पढ़ा नहीं था। चलिए मैं बताता हूँ। उस सर्कुलर में क्या था, यदि हमारा सिचुएशन बहुत अच्छा रहा, कुछ सब कुछ ठीक रहा, तो टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा। यदि थोड़ा सा भी खराब हुआ सिचुएशन तो एमसीक्यू हो जाएगा, और यदि पूरा खराब रहा तो टर्म 1 का पूरा 100% वेटेज चला जाएगा फाइनल रिजल्ट में। तो हम लोगों को अब क्या करना है, अब हमें तो पता नहीं है कि कोविड का सिचुएशन क्या होगा। अभी के अकॉर्डिंग तो थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है, तो हो सकता है सिचुएशन थोड़ा बहुत खराब हो और हमारा क्या हो जाए, एमसीक्यू हो जाए। यदि सिचुएशन अच्छा रहा तो सब्जेक्टिव होना है। तो हम लोगों को दोनों तरीके से पढ़ना है, एमसीक्यू के बेसिस पे भी पढ़ना है और सब्जेक्टिव के बेसिस पे भी पढ़ना है। और यदि सब्जेक्टिव पे बेसिस पे आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को अब लिखने की प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको किस तरीके से कॉपी सजाना है वो चीज आप लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वो डाटा क्या क्या गिवन है वो डाटा आपको लिखने हैं। डाटा गिवन क्या है वो लिखना है, फिर क्या आपको फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फिर उसमें क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला लिखना है। इससे यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओगे, तो यदि आपको किसी क्वेश्चंस में आपको बनाने के लिए नहीं आ रहा है, पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं पता है, तो जो आप स्टेप लिखोगे उस स्टेप के अकॉर्डिंग भी आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिल सकता है। ये सारी खूबी होती है कि यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलो, और स्टेप बाय स्टेप चलने से क्या होता है, काफी आसानी से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हो गया सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके एग्जाम्पलर्स में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जैसे टाइम बीतेगा कुछ ना कुछ हमारे पास बुक भी आ जाएगा टर्म 2 के अकॉर्डिंग। तो जब वो बुक्स आएगा तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है, वो बुक आप परचेज कर लेना और वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर लगा लेना। अब सैंपल पेपर लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर लगाने से क्या होता है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई पूछने वाले वो आइडिया लग जाता है। उसी के साथ साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर्स के आपके बन जाते हैं। तो ये फायदा होता है सैंपल पेपर सॉल्व करने का। आई थिंक सारा का सारा मैंने टर्म 2 का आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दिया हूं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना कुछ, आपके पास कुछ आइडिया है तो उस आइडिया को अपने पास लगाओ। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो। यदि आप लोग बोलोगे कि भैया मुझे इस चैप्टर में साइंस में दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो भी बना के डाल दूंगा। अब धीरे धीरे आप लोग मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अभी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और टर्म 2 को और भी अच्छा बनाइए। यदि टर्म 1 आपका खराब गया है तो उसका ओवरकम आपको टर्म 2 में करना है। चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।